चलिए, तो सेबी ने आपके सामने नया रिसर्च एनालिस्ट का जो रेगुलेशन आया उसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पता नहीं हजारों शायद रिसर्च एनालिस्ट होंगे, बट शायद वो अवेयर नहीं है इन नए रेगुलेशंस अमेंडमेंट्स के बारे में। और इसको जो है केयरफुली आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये आप सभी को इम्पैक्ट कर रहा है। और जो भी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बनने वाले हैं, बन चुके हैं, इन सबको इम्पैक्ट करता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा रेगुलेशन है, बहुत डिटेल और बहुत प्यारा रेगुलेशन, बहुत अच्छा रेगुलेशन है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि इससे सारी चीजें ईज आउट हो जाएंगी, कंप्लायंस भी बढ़ेगा, कचरा साफ हो जाएगा। मुझे लगता है शायद, मैं अवेयर तो नहीं हूँ, कि शायद जैसे डॉक्टर्स पे और लॉयर्स पे रेगुलेशंस हैं कि आप ऐड नहीं डाल सकते, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं प्रोफेशन पे। तो ये भी स्ट्रक्चर्ड हो रहा है प्रोफेशन। नहीं तो पहले काफी सारे लोग बन गए रिसर्च एनालिस्ट, बट शायद इन स्पिरिट फॉलो नहीं हो रहा था। तो उस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कहाँ से हमने लाया डिटेल, पहले तो ये मास्टर सर्कुलर से है, ध्यान में रखिए। और मास्टर सर्कुलर ही है आपको जो रेफर करना है। ये सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, जितने आरएस हैं, जितने पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो भी जिनके अंदर आरएस काम करते हैं, हायर करने वाले, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमने ये नंबर दे रखा है जहां से आप ये जिसका रेफरेंस है 27 जून 2025 से ये लागू हो चुका है, इम्पैक्ट में आ चुका है। और इसका इम्पैक्ट है, मतलब इसको आपको ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हैं, क्यों ये लाया गया है। सो इट इज, एज यू कैन सी, इट इज मोर देन अ मास्टर सर्कुलर। जैसे आप देख रहे हैं ना, इट इज मोर देन अ मास्टर सर्कुलर। इट इज एन अपडेट, इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेशन ऑफ ऑल रेगुलेशन। अभी तक जितने भी अपडेट्स आए, रेगुलेशन आए, उसका मास्टर सर्कुलर है और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है ये। सारे सर्कुलर्स को इंक्लूड करता है और उनको रिसाइंड भी करता है। सब कुछ होल्ड करके इन्होंने इसमें डाल दिया। बाकी सारे भूल जाइए, इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज अ सिंगल सोर्स ऑफ truth and builds credibility and builds obviously it will help you in building up successful practices in RA। और आपको प्रॉब्लम से बचाएगा भी, क्योंकि आपने रिसेंटली पास में देखा है कि कुछ लोग जो है इसके कारण प्रॉब्लम्स में आ गए। तो इससे क्या होगा, इससे एक्शनेबल मॉडल ऑफ एक्सीलेंस है। चार पिलर ऑफ कंप्लायंस पे फोकस कर रहे हैं। पहला, फाउंडेशनल इंटीग्रिटी। दूसरा है क्लाइंट सेंट्रिसिटी एंड ट्रस्ट। क्लाइंट सेंट्रिक है और ट्रस्ट बिल्ड करने की बात की जा रही है। उसके बाद ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात की जा रही है, जो आप ऑपरेशंस कर रहे हैं उसमें रिस्क नहीं हो, बिजनेस कंटिन्यूटी हो, लोग वेरीफाई कर पाए, ऑडिट कर पाए। और गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की भी है, कि आप अगर कंप्लायंट हैं, इस रेगुलर सर्कुलर को फॉलो करते हैं, तो आपकी गवर्नेंस भी अच्छी होगी और आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल हैट्स ऑफ टू देम फॉर ऑल देयर हार्ड वर्क दैट सभी हैज बीन डूइंग। और उससे अच्छे लोग जो है ना, जो लो प्रोफाइल की चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है 20 साल है उनके पास सक्सेसफुल होने का। और छोटे पॉपुलर स्टेटमेंट से शायद नाम कमाना, छोटा स्टेटमेंट करके हुक क्रिएट करने से लोग पैसे नहीं बनते हैं। अच्छा काम से पैसा बनता है, या तो आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, या तो आप अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, और उससे फायदा होगा, लोगों को फायदा। इसमें क्या चीज है, पहले तो क्वालिफिकेशन देखिए, जान लीजिए। तो क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इनके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सीरीज 15 है। ठीक है, और भी अपडेट्स हैं इसमें ना, एक और चीज नई मैंने देखी है। और जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल आरएस हैं, वो दे आर ग्रैंडफादर फ्रॉम रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन रूल्स बट मस्ट मेंटेन सर्टिफिकेशन। तो उनको नए रेगुलेशंस, मतलब क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेशन तो नहीं मीट करनी है, बट वो यहाँ पर इनके पास सर्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए। ये इन्होंने प्रोविजन मेंटेन किया है। इस बार इन्होंने बहुत अच्छा जो इंट्रोड्यूस किया है सभी ने, इसलिए मैं उनको बार बार हैट्स ऑफ बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पार्ट टाइम आरएस की भी बात की है। तो सीए, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, हमारे जैसे लोग जो पढ़ाते हैं, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। उनको भी इसमें परव्यू में लाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ाते पढ़ाते कहीं आप रेगुलेशन ब्रीच न कर जाएं, है ना कहीं आप स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 महीने पुराना डेटा आप बात नहीं कर सकते। बट इनको भी लाया गया इस परव्यू में। और परमिटेड फॉर प्रोफेशनल्स, अगर एम्प्लॉयर आपका है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, तो एनओसी आप लेकर उनसे आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल मेंटेन करते हुए, डिस्क्लेमर्स डालते हुए, आप रिसर्च एनालिस्ट का रोल निभा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिए। डुअल रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। तो इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप्स फॉर्म कैन बी रजिस्टर्ड एज बोथ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर
एंड एन आरए मस्ट मेंटेन स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप्स आरए एक्टिविटी भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी कर सकते हैं, और एनालिसिस का भी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग रखना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली आपको ऑफिसेज अलग रखने पड़ेंगे, तभी आप इनको सेग्रीगेट कर पाएंगे। चाइनीज वॉल बोला जाता है इसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में। पार्टनरशिप फर्म जो है इनकी बात हो रही है, जो इफ नो पार्टनर मीट्स द क्वालिफिकेशन, मान लीजिए पार्टनर क्वालिफाइड नहीं है ना, देन द फर्म मस्ट कन्वे टू एन एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, और इसकी डेडलाइन जो है सितंबर 30 2025 में, क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए एलएलपी या कंपनी एक्ट के तहत जो है आपको उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाना पड़ेगा। ये भी एक ध्यान रखने वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर? तो एक नया जो है रैस्बी करके एक बीएससी लिमिटेड का एक फीचर है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में बात करेंगे, और उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपके पास 150 क्लाइंट है तो 1 लाख रिपोर्ट डिपॉजिट रखनी है, अगर 150 से 300 क्लाइंट है तो 2 लाख रुपए की, 300 से 1000 क्लाइंट है तो 5 लाख, और 1000 से ज्यादा लोग हैं तो 10 लाख। तो बहुत ही रीजनेबल, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रोच होता है कि सबको फैसिलिटेट करे, है ना। रेगुलेशन इसलिए आते हैं क्योंकि लोग ब्रीच करते हैं, रेगुलेशन इसलिए नहीं आता है क्योंकि सभी या रेगुलेटर या आपको गवर्नमेंट जो है आपको परेशान करना चाहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लोग जो है समय से आगे चलते हैं, और कुछ लोगों के कारण सबको ये परेशान है। तो डिपॉजिट होनी चाहिए। इसका मतलब क्यों डिपॉजिट होती है? ताकि आप नेटवर्थ पॉजिटिव हो, आप बैंकरप्ट नहीं हो, इसलिए यूजुअली डिपॉजिट्स रखा जाता है, और कुछ अगर चार्जेस पेनल्टी हो तो उसमें से माइनस किया जा सकता है। ठीक है, इसकी डेडलाइन जो है कब है? सितंबर 30 2025 की है। ये आप देखें तो ये ऑलरेडी इनफेक्ट है, मतलब आपको ऑलरेडी इसको मीट करना पड़ेगा। डिपॉजिट तो आप सबको पता होगा शायद, ऑलरेडी आप लोग मीट कर रहे होंगे। और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग की रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है, तो इसमें आपको ऑनबोर्डिंग रखना पड़ेगा, यू कैन सी हियर। तो यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द क्लाइंट्स, एंड मैंडेटरी फॉर ऑल फी पेइंग क्लाइंट्स। तो जितने भी आपके फीस पे करते हैं, कंसेंट लेना जरूरी है। कैनॉट रेंडर सर्विस और सर्विस चार्जेस अंटिल द क्लाइंट प्रोवाइड्स कंसेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। कंसेंट कैन बी फिजिकली और वाया लीगली एक्सेप्टेबल डिजिटल मोड्स, यानी कि आधार ई सिग्नेचर के द्वारा कंसेंट लिया जा सकता है। बिना कंसेंट के आप आरए सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आप आ जाएंगे प्रॉब्लम में अगर इस बात को आप ध्यान नहीं रखें। मैंडेटरी टर्म्स जो कि एनेक्स्चर बी में डिफाइंड है, इसके हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस बनाना पड़ेगा, जिसका रिकॉर्ड फॉर्म एमआईटीसी है। तो आपको पता होना चाहिए, और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ये मिनिमम क्राइटेरिया या फैक्टर्स होने चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए है। इसमें डिजिटल रिकॉर्ड, फिजिकल रिकॉर्ड, टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स एंड एसएमएस, जो भी आपने जिस माध्यम से कम्युनिकेट किया है, अगले 5 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी कंप्लायंस की डेडलाइन भी ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो ये पुरानी डेडलाइन की है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं डिस्क्लोजर ऑफ आरए यूजेज। इस पे आपने देखना कि एक रिसर्च एनालिस्ट को इसलिए फाइन किया गया क्योंकि वो जो है एल्गोज का यूज कर रही थी, और उसको फॉरवर्ड किया जा रहा था। और मेन ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है, इसमें आपने मैनुअल इंटरवेंशन कम किया है, तो ये बताना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि एआई के तरीके से इसको जनरेट किया गया है, आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग रिसर्च सर्विसेज। दिस डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, बाद में नहीं, जैसे आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, एंड वेन एवर देर आर मटेरियल चेंज। मान लीजिए आपने बाद में कोई नया एआई का आपने इस्तेमाल किया, तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। उससे रिस्क क्या आता है, मेरे हिसाब से लिखा नहीं है, लेकिन उससे रिस्क क्या आता है, क्योंकि वो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरए इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट एंड डेटा। गलत हुआ तो आरए फंसेगा, डेटा ब्रीच हुई क्योंकि आप क्लाइंट का डेटा अपलोड करोगे और वो कहीं चला जाएगा, इसके पास, चैट जीपीटी के पास, जेमिनी के पास, और उससे कुछ ब्रीच होती है तो आरए होंगे रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, है ना। और बहुत अच्छा है। तो फिर आइए हम चलते हैं क्लाइंट सेंट्रिसिटी एंड ट्रस्ट, जो पिलर 2 है। पिलर 1 आपने देख लिया, पिलर 2 की बात हो रही है। स्टैब्लिशिंग एंड फेयर एंड रेगुलेटेड फी स्ट्रक्चर। तो मोस्टली कंफ्यूजन यही होता था। आपको ये फी स्ट्रक्चर जो है फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, और सब्जेक्ट टू द न्यू रेगुलेटरी सीलिंग, है ना। तो फी कैप डिटेल्स 1,51,000 पर एनम पर फैमिली फॉर इंडिविजुअल एंड एचएफ प्लान। ठीक है, 1.5 लाख जो है रुपए आप चार्ज कर सकते हैं
नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, मतलब इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। बट अगर आप किसी इसको चार्ज कर रहे हैं इंडिविजुअल को, तो 1.5 लाख रुपए से नहीं हो सकता। और फैमिली को कैसे डिफाइन किया गया है उसको हम आगे देखेंगे, और इसमें HUF क्लाइंट्स भी माने गए हैं, है ना। ठीक है। और इसमें कहा गया है एक्सक्लूजन क्या है, दिस डज नॉट अप्लाई टू नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट्स, एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स and institutional investors seeking proxy advice, their fees are governed by bilateral contract। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एक्रीडिटेड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ साइन करना पड़ेगा। ठीक है। एडवांस फीस आप ले तो सकते हैं बट सिर्फ 1 साल के लिए। रिफंड जो है प्रोपोर्शनेट फीस फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड्स मस्ट बी रिफंडेड, बहुत जरूरी बात, अपॉन प्री मेच्योर टर्मिनेशन। ब्रेकेज फीस आर प्रोहिबिटेड, ब्रेकेज फीस जो है वो अलाउड नहीं है। और अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो गया तो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक और ऑप्शनल मैकेनिज्म यहाँ पर जो लॉन्च की गई है, जो लगता है कि अब कंपलसरी होता हुआ दिख रहा है, रास्पबेरी पे हम और नोट्स बनाएंगे। BSE की तरफ से ये फीचर है, ये देख लीजिए, और इसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फी कलेक्शन सब रिफ्लेक्ट करेगा। कलेक्शन फ्रॉम October 1st 2024 आर ऑपरेशनल, मतलब ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। RAs आर इनकरेज टू प्रोमोट। धीरे धीरे मुझे लग रहा है सिस्टम आ रहा है, और इसको नए क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स मस्ट बी ब्रॉट इनटू कंप्लायंस विथ द न्यू फी प्रोविजंस बाय June 30th 2025। तो ये तो ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन जो आपके नए क्लाइंट्स हैं उनको आपको इस सिस्टम में लाना पड़ेगा June 30 2025 तक। तो अभी ये जस्ट नया नया आया है, तो लगभग 6 महीने आपको दिए गए हैं। आप फिर बोल नहीं पाएंगे कि आपको पता नहीं था, आता नहीं था, समझा नहीं था। दोज थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल हियर। अब आइए चलते हैं पिलर नंबर 2, उसी की बात हो रही है, क्लाइंट सेंट्रिसिटी एंड ट्रस्ट की बात हो रही है। तो अपहोल्डिंग इन्वेस्टर्स राइट, है ना। सेंट्रिसिटी में ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टर्स राइट प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। इसमें सबसे आता है महत्वपूर्ण ग्रीवेंस रिड्रेसल चार्टर। दिस इज आल्सो बोर्न आउट ऑफ द रीसेंट द केस ऑर्डर दैट सेबी गेव। उसमें कुछ 90 दिन या 150 दिन से एड्रेस नहीं हुए थे, 90 दिन बाद एड्रेस होते हैं और 150 दिन बाद होते हैं, ऐसा ही कुछ नंबर है। वो केस ऑर्डर आप देख लीजिएगा, वो केस सेबी का है। RAs क्या कहते हैं लोग, स्ट्रक्चर्ड ग्रीवेंस प्रोसेस होना चाहिए। RAs must prominently display the grievance redressal mechanism in their offices and on their website। क्लियर कट लिखा है, ठीक। कॉन्टेक्ट द RAs compliance officer, प्रोसेस पूरा होना चाहिए। एस्केलेट टू द CEO पार्टनर प्रोप्राइटर, लॉज अ ग्रीवेंस विद सेबी वाया द कोर्ट्स इफ नॉट सेटिस्फाइड। तो प्रोसेस भी उन्होंने डिफाइन किया कि आपको कैसे एस्केलेट करना है। पहले आपको कंप्लायंस ऑफिसर RA के पास जाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको कंप्लायंस ऑफिसर होना पड़ेगा। कंप्लायंस ऑफिसर किस केस में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप खुश नहीं है तो जो भी फर्म के CEO या पार्टनर उनको एस्केलेट कीजिए और उनको लॉज कीजिए ग्रीवेंस विद सेबीज स्कोर्स प्लेटफॉर्म। अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो क्लियर कर है कि आप डायरेक्टली सेबी के पास स्कोर्स में नहीं जा सकते, पहले स्टेप 1-2 कवर कर लीजिए और फिर जाइए, अदरवाइज इनके पास ऑलरेडी काम का लोड बहुत ज्यादा है। और डायरेक्टली इट मे नॉट मेक सेंस, जो चीजें बात करने से बन सकती है, जो कंफ्यूजन बात करने से हटाया जा सकता है, उसके लिए फिर रेगुलेटर को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है। और कंप्लायंस RAs के ऊपर है कि जो चीजें बातें ठीक हो सकती हैं, समझ कर समझाई जा सकती हैं, समझा रोकी जा सकती हैं, उसमें फिर RAs शुड प्ले रोल। उसमें रेगुलेटर का क्या रोल है, ये तो आपका ट्रांजैक्शनल बिहेवियर था या ट्रांजैक्शन था जो कि सही नहीं गया, तो क्लैरिफाई। अगर सिर्फ कमर्शियल एंगल है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है, तो इन्वेस्टर्स को या जो भी जिनको आप एडवाइज कर रहे हैं उनके पास पूरा अधिकार है सभी तक जाने। RAs are now required to bring the investor charter, annexure D में लिखा है, to the notice of all the clients new and existing। इन जो इसको ठीक से पढ़ लीजिए annexure D, इस पे हम और भी नोट बनाएंगे, और सभी क्लाइंट्स के को बताइए कि इस जो इन्वेस्टर चार्ट, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिसेमिनेशन अपने वेबसाइट और ऐप पे डिस्प्ले करके रखिए, ऑफिस में डिस्प्ले करना पड़ेगा, ऑन बोर्डिंग के टाइम पे आपको बताना पड़ेगा, और ईमेल और लेटर से भी आपको इन्वेस्टर चार्टर, है ना, कि क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इसके बारे में हम अलग से बनाएंगे, स्पीक अबाउट इट। तो एक चार्टर है जिसके तहत आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आपकी पॉलिसीज क्या होंगे, हाउ विल यू सेलेक्ट स्टॉक्स एंड ऑल। तो इस पे डिटेल करते हैं, एनेक्सर डी के बारे में हम बात करेंगे सेपरेटली। पब्लिक कंप्लेंट डिस्क्लोजर, सो इनहैंस ट्रांसपेरेंसी, RAs must disclose data on complaints received and redressed on their websites and mobile apps। क्योंकि मोबाइल ऐप का जमाना है, कितने कंप्लेंट्स आए और कितने आपने रिड्रेस किए। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में होता है कितने इन्वेस्टर्स कंप्लेंट आए
और कितने आपने एड्रेस किए, यह आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ये भी फिक्स कर दिया, क्योंकि अब आप बोल नहीं सकते कि ये जो है अपडेट नहीं हो पाया है ना, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हर मंथ जो है इसको अपडेट करना पड़ेगा 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक, अगले महीने में 7वें तारीख तक इसको आपको अपडेट करना। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब है थर्ड पिलर पे आते, बहुत इंपॉर्टेंट, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी इन रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो इंटीग्रिटी मेंटेन है कि नहीं, ये तीसरा पिलर है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर। रिसर्च एंड मॉडल पोर्टफोलियो, तो कोलैबोरेशन, सारे रिसर्च सर्विसेज जो भी होने चाहिए रिसर्च रिपोर्ट से बैक्ड होने चाहिए, रेलेवेंट डेटा होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, और इसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा कि आपने कहां से लाया। ठीक है, इंटीग्रिटी का पहला पार्ट। मॉडल पोर्टफोलियोज, आर एज रिकमेंडिंग मॉडल पोर्टफोलियोज मस्ट कंप्लाई विद स्पेसिफिक गाइडलाइंस, जो कि एनेक्सचर ए में है। तो एनेक्सचर बी, ए बी डी, और उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि रिस्क प्रोफाइलिंग, पीरियोडिक रिव्यू एंड परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, ये सारी चीजें एनेक्सचर डी के तहत कैरिड मतलब हैं, मौजूद हैं। और इसके हिसाब से आपको मॉडल पोर्टफोलियो बनानी पड़ेगी, और आपको उसको कंप्लाई करना पड़ेगा कि आपने इस स्पेसिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से, जहां पर रिस्क की बात करेंगे, पीरियोडिक रिव्यू की बात करेंगे, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन की बात करेंगे, ये सारी फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं एडवर्टीजमेंट कोड। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कोड है की प्रोहिबिशंस, नो प्रॉमिस और गारंटी आप नहीं कर सकते, रिस्क रिटर्न्स भी नहीं आप अश्योर कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स जो मिसलीडिंग और डिसेप्टिव हैं उसको यूज नहीं करें, बहुत लोगों ने यूज किया है आपको पता है, तो इससे आप समझदार रहें। नो रेफरेंस टू द पास्ट परफॉर्मेंस, सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि बेस्ट, नंबर वन एंड मिस एंड लीडिंग, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करना मार्केट में बहुत मुश्किल है। और सेबी का लोगो तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेडलाइन कंप्लायंस विद मॉडल पोर्टफोलियो गाइडलाइंस इज रिक्वायर्ड बाय जून 30th 2025। तो क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बना लें मॉडल पोर्टफोलियो पे। मैंडेटरी इंक्लूजन क्या होने चाहिए, आरए का नाम, सेबी के रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड एड्रेस, स्टैंडर्ड वार्निंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द related documents carefully before investing, must be in legible font, minimum 10 size, तो साइज भी डिफाइंड है ताकि दिखे लोगों को। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्या है, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, एनलिस्टमेंट विद बीएससी एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस टू इट। सिर्फ आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे किसी भी एक्सचेंज के साथ या फिर रेगुलेटर के साथ, तो इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को बेहतर रिटर्न दे पाएंगे, ये भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी फीलिंग लोगों को देनी, लोग देते हैं कि अगर मैं आ रहे हूं तो इसलिए मैं बेहतर आपको एडवाइस दे पाऊँ। ठीक है, तो ये आप ऑपरेशनल एक्सीलेंस की तरफ है। अब आइए थोड़ा चलते हैं पिलर 3 में, मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, कैसे मेंटेन करेंगे ऑब्जेक्टिविटी और एक्टिविटीज को कैसे सेपरेट करें। तो रिसर्च सर्विसेज अलग, ये है क्लाइंट का पैन, इससे सेग्रीगेशन आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज बिल्कुल अलग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। अब कोर मैंडेट क्या है, क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए ग्रुप आरए का जो ग्रुप है, फैमिली है, वो दोनों प्रोवाइड नहीं कर सकते। और फैमिली कैसे डिफाइन होती है, पैन लेवल पे। ठीक है, फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स मस्ट चूज वन पान, या तो आप उनको आरए दीजिए या तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए, है ना, या तो फिर दे आर नॉट फोर्स टू लिक्विडेट एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स बट कैनॉट अवेल बोथ सर्विसेज गोइंग। तो न्यू क्लाइंट्स जो उनको चुनने पड़ेंगे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, इधर बिटवीन एग्जिस्टिंग मतलब चुनना पड़ेगा, गोइंग फॉरवर्ड दे हैव टू चूज बट दे कैन नॉट अवेल बोथ द सर्विसेज। अब इंप्लीमेंटेशन डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए, है ना। तो कंट्रोल रिकॉर्ड, द क्लाइंट्स पैन इज द कंट्रोल रिकॉर्ड फॉर द सेगमेंट, तो पैन नंबर पे मेंटेन हो रहा है। और इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए फैमिली ऑफ क्लाइंट्स है, तो उसके फैमिली में जो भी पैन है वो एक फैमिली कंसिडर की जाएगी, और आप उन किसी को भी एक ही सर्विस दे पाएंगे, कहने का यही मतलब। एग्जाम्पशन क्या है, दिस सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई टू आरएस सर्विंग ओनली इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स एंड accredited investors provided a waiver is signed। तो वेवर साइन करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्या होता है कि कई बार आपको, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड दैट दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स, दे हैव बेटर रिस्क मैनेजमेंट विद इन देम, तो वहां ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप वहां इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी दे सकते हैं, और आप वहां रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट, और कितना प्यारा है, और कितना इजी कर दिया उन्होंने आपके लिए ना। तो रेगुलेटर आपके लिए हमेशा मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के बनाते हैं, ताकि बिजनेसेस डिस्ट्रॉय नहीं हो। बहुत प्यारी
बात है एग्जाम्पशंस। और क्लैरिफिकेशन क्या है कि स्टॉक ब्रोकिंग इज नॉट कंसिडर्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस। बहुत प्यारा है। अगर आप रिसर्च आरए सर्विस है, रिसर्च एक्टिविटी देते हैं, तो स्टॉक ब्रोकिंग यानी स्टॉक की सलाह देना जो है वो आईए जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं कंसिडर किया है। इसका मतलब आरए रिसर्च रिपोर्ट तो लिख सकते हैं और स्टॉक्स के बारे में भी रिकमेंड कर सकते हैं, ड्राइवर्सल रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। इतना प्यारा ये रेगुलेशन है, बहुत इजी है, लोग प्रोवाइडेड लोग फॉलो करें। compliance and verification, so an annual certificate from a member of ICAI, ICSI, ICAMI, तो CA CS या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लेना पड़ेगा आपको कि आपने कंप्लायंस को फॉलो किया है। डेडलाइन क्या है? सितंबर 30 2025, तो ये ऑलरेडी निकल चुकी है ना। तो आपको एक यहाँ से कंप्लायंस का आपको एक सर्टिफिकेट लेना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो है फिर से वापस है ना, न्यू एरा ऑफ सुपरविजन, रैसबी एंड कंप्लायंस। तो बहुत प्यारा है। रैसबी क्या है? तो इसको बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। एक बॉडी है और एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ। तो एक सुपरवाइजरी बॉडी है जो कि बीएससी के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है जहां तक मेरी समझ है। और ये आपके आरएस की सुपरविजन करेगी। बहुत अच्छी बात है। रिकॉग्नाइज्ड बॉडी क्या है? बीएससी लिमिटेड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द रास्पी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इफेक्टिव जुलाई 2024, जुलाई 25 2024 से रास्पी एक्सचेंज को यानी कि बीएससी को ये रिकॉग्निशन दी गई है। और इसमें एप्लीकेंट्स फॉर आरएज, ये तो सबको पता है एक्चुअली, एप्लीकेशन फॉर आरए जो है मस्ट नाउ एनलिस्ट विद रास्पी। बीएससी विल इशू बायलॉज, एसओपीज एंड एफएक्यूज टू गाइड आरएज। तो ये रोल सेबी के पास नहीं है रजिस्ट्रेशन का, ये रोल जो है बीएससी के माध्यम से। आरएज विल पे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस टू रैसबीज। द ओवरऑल फी स्ट्रक्चर सेबी प्लस रैसबी इज डिजाइन टू बी अ फ्यू न्यूट्रल कंपेयर टू द प्रीवियस। फ्यू न्यूट्रल है। तो इसमें दोनों को पे करना है जहां तक समझ है, सेबी और रैसबी को भी पे करना है। मतलब सेबी की भी फीस है और उसमें एक्सचेंज की भी फीस है। द कंप्लायंस ऑफिसर क्या है, कौन है? सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद ऑल द सेबी रेगुलेशन गाइडलाइंस। अपॉइंटमेंट, नॉन इंडिविजुअल आरएस जो है दे कैन अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स मेंबर ऑफ आईसीआई, आईसीएसआई या सीएमए। कॉस्ट अकाउंटेंट सीएससी को अपॉइंट करना पड़ेगा जो नॉन इंडिविजुअल आरएस। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं या प्राइवेट लिमिटेड्स हैं, और जो आरएज हैं उनकी जिम्मेवारी तो खुद पे है क्योंकि वो इंडिविजुअल्स हैं। ठीक। नाउ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन फॉर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज 5A की तो बात हो रही थी रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन की। अब 3A की भी बात हो रही है जहां आपको सिक्योरिटीज इंटरमीडियरीज कंप्लायंस नॉन फंड है ना, नॉन फंड नहीं, कंप्लायंस वाला रेगुलेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जो भी कंप्लायंस ऑफिसर होगा उनको ये पता होना चाहिए और उनको सिक्योरिटीज इंटरमीडियरीज कंप्लायंस ही क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेबी है रेगुलेशन में, उसके नीचे रैसबी है जो कि एक जैसे उन्होंने डिफाइन किया रदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी है, और उसके नीचे रिसर्च एनालिस्ट है। जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन फॉर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स है उनको ये दोनों सर्टिफिकेशन कंप्लायंस के लिए निकालना पड़ेगा, जो कि कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। जो इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल आरएस है, दे कैन अपॉइंट इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। तो या तो इन इन तीनों बॉडी में से कोई चूज कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, अगर आप इंडिविजुअल के मतलब किसी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए नहीं काम करते, अगर आप नॉन इंडिविजुअल आरए नहीं है, तो आपको कंप्लायंस अफसर बनने की ये दो एग्जाम जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है। तो मुझे लगता है कि सारे आरएस को 3A भी क्लियर कर लेना चाहिए ताकि उनको खुद को क्लैरिटी हो, है ना, कि भाई अगर मुझे कंप्लायंस ऑफिसर को रिपोर्ट करना है या मुझे फाइलिंग्स करनी है, तो मुझे भी पता होना चाहिए एज एन आरए, है ना। तो वो मुझे लगता है कि आप सभी 3A पे भी देखेंगे। ठीक है, से मतलब यू ऑल्सो फोकस ऑन दिस वन। अब आइए फोर्थ है पिलर जिसमें कि गवर्नमेंट एंड रिस्क, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू ऑडिट्स एंड रिपोर्टिंग, बहुत अच्छी बात है। सारे आरए जितने भी हैं दे शुड कंडक्ट एन एनुअल ऑडिट, ऑल आरए, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल्स, है ना। नॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल आरएस जो है, नॉन इंडिविजुअल्स जो है, एंड इंडिविजुअल्स बोथ
ठीक है। टाइमलाइन जो होना चाहिए 6 मंथ्स विद इन द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट हो गया, इसका मतलब कि 30 जून तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। बाय 30 जून यू हैव टू कंप्लीट द ऑडिट। द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू रैस्बी एंड सेबी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट। जब भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट बन गई, तो मान लीजिए कि जून 30 को आपको बन जाती है, ठीक है, तो 29th ही मैथमेटिक्स के हिसाब से पकड़ता हूँ, तो 29 जुलाई इज द लास्ट डेट, है ना, टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट। अब इसमें डिस्क्लोजर्स क्या होने चाहिए वो थोड़े पढ़ लेते हैं। तो पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। आरएस मस्ट पब्लिश द स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन देयर वेबसाइट। वेबसाइट पे भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कोई एडवर्स फाइंडिंग है ना, पब्लिश ऑन द, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। मस्ट ऑल्सो बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द करेक्टिव एक्शंस टेकन। तो यहाँ पर आपको रिकोर्स का दिया गया भाई कि ठीक है, ऑडिट में या कुछ कंप्लायंस में हमसे पूरा नहीं हुआ, तो इसके लिए हमने क्या किया वो भी आपको यहाँ पब्लिश। द कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट मस्ट ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू द क्लाइंट्स। तो आपको पब्लिश तो करना ही है, बट आपको इनको देना भी पड़ेगा, आपको यू हैव टू मेक इट अवेलेबल, तो क्लाइंट्स को भेजना भी पड़ेगा। अब उसमें ईमेल हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है। हैंडलिंग ऑफ एडवर्स फाइंडिंग्स, तो एनी एडवर्स फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू रैस्बी सेबी नो लेटर देन October 31 ऑफ ईच ईयर। तो क्या क्या हो गया, 30 जून हो गया, तो 29 जुलाई में पकड़ रहा हूँ, हालांकि एंड ऑफ जुलाई है, और October 31 तक जो भी ऑडिट में एडवर्स फाइंडिंग्स है वो आपको सबमिट करेगा, अलॉन्ग विथ एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अदर रिपोर्टिंग क्या है, पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, तो मस्ट सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू सेबी एज स्पेसिफाइड। आपने देखा कि हर महीने के फर्स्ट वीक तक, आई थिंक 7th जो आपने देखा, वहां आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। और सैस अंडरटेकिंग है, हाफ ईयरली अंडरटेकिंग है ऑन कंप्लायंस विद सैस एडवाइजरी रिक्वायर्ड। इसमें क्या है कि अगर डेटा बाहर स्टोर करते हैं ना, तो वो आपको बताना पड़ेगा, और वो होना चाहिए, एक्चुअली इंडिया में ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। चेंज ऑफ कंट्रोल, अगर यहाँ गवर्नेंस की बात आ रही है, तो मैनेजिंग कॉर्पोरेट ऑपरेशनल एंड टेक रिस्क, ठीक, ये 3 है। तो चेंज इन कंट्रोल, ये गवर्नेंस के अंदर मैनेजिंग कॉर्पोरेट ऑपरेशनल एंड टेक रिस्क है, उसके 3 पिलर्स हैं, चेंज इन कंट्रोल। तो अगर कोई चेंज इन कंट्रोल हो रही है, तो आपको सेबी से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रैस्बी और सेबी को। बिफोर द चेंज अप्रूवल इज वैलिड फॉर 6 मंथ। एक बार आपने अप्रूवल ले लिया, तो उस 6 महीने के अंदर आप मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज उस रिसर्च एनालिस्ट जो फर्म है उसमें हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंग इमीडिएट रिलेटिव और वाया ट्रांसमिशन इन एन अनलिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ चेंज इन कंट्रोल। तो अगर आप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं इमीडिएट रिलेटिव्स को है, ठीक है, या आप किसी बॉडी अनलिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट में आप शेयर ट्रांसफर करें, मैं बेसिक लार्जली रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं माना जाएगा चेंज। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरी फर्म है और आप ये सब किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये चेंज कंट्रोल माना जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटरी फर्म में तो आप अकेले, है ना। अगर आप शेयर्स यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स के विद इन, तो वो चेंज कंट्रोल नहीं माना जाएगा। तो फैमिली क्योंकि पैन लेवल पर डिफाइंड है, इसलिए वहां नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल सो प्रोप्राइटरशिप है, उसमें फिर आप किसी को लाइसेंस ट्रांसफर कर रहे हैं शायद, तो वहां पर, क्योंकि वो फुल प्रोप्राइटरशिप में आप ट्रांसफर ही क्या करोगे, दैट इज द मेन पॉइंट। गाइडलाइंस ऑन आउटसोर्सिंग, अब आते हैं टेक और आउटसोर्सिंग रिलेटेड। तो आरएज कितना भी आउटसोर्स कर ले, रिस्पॉन्सिबल वही होंगे। कोर फंक्शंस कहीं नहीं आउटसोर्स कर सकते। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस फंक्शंस, दोनों कोर फंक्शंस माने गए हैं। केवाईसी जो है मस्ट बी हैंडल्ड इन कंप्लायंस विद द केआरए रेगुलेशंस। इसको आप आउटसोर्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो दिस इंक्लूड्स, है ना, इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आउटसोर्स एक्टिविटीज। और से देखिए, तो अगर आपने केवाईसी आउटसोर्स किया है, तो आप रिस्पॉन्सिबल। FIU reporting, so the RA is responsible for reporting suspicious transactions even if the activity is outsourced. So financial intelligence unit को अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ चल रही है ना, आपको कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस दिखते हैं या आपके नोटिस में आता है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेवारी जो है आपकी है। आप नहीं कह सकते कि ये आउटसोर्स था, इसलिए मैं बता दी। SaaS advisory क्या है? So RAs must ensure critical data remains within India's legal and jurisdictional boundaries when using SaaS based solution। SaaS based solution जो
आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये है कि इंडिया में ही रहनी चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए डेटा। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड डायरेक्ट सुपरविजन प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड। तो थोड़े बड़े फर्म्स के लिए, लार्ज फर्म्स के लिए एप्लीकेबल है। छोटे जो इंडिविजुअल आरएस हैं शायद वो साइज बेस्ड नहीं यूज करते होंगे, बट डेटा कंट्रोल मेंटेन करने की बात अब की जा रही है, इन्फोर्समेंट यहाँ आ गई। अनऑथेंटिकेटेड न्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसको भूलिएगा मत। आरएस मस्ट हैव इंटरनल कंट्रोल्स टू प्रिवेंट सर्कुलेशन ऑफ रूमर्स। आरएस शुड नॉट सर्कुलेट रूमर्स, पहला। मार्केट रिलेटेड न्यूज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कंप्लायंस ऑफिसर बिफोर बीइंग फॉरवर्डेड बाय एम्प्लॉय। मार्केट रिलेटेड कोई न्यूज है तो कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, बिफोर बीइंग फॉरवर्डेड। तो रूमर मॉन्गरिंग को कंट्रोल करने के लिए, गलत ऐसे ही बस रैंडमली कहीं फॉरवर्ड करने के लिए जो न्यूज है उससे सावधान करने के लिए स्ट्रक्चर सेट किया गया है, मिस प्रैक्टिस को और अनइंटेंशनल फॉरवर्डिंग ऑफ मैसेज को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है। कंप्लायंस ऑफिसर के द्वारा ही मार्केट ओरिएंटेड न्यूज जा सकती है। तो ये भी एक बहुत प्यारा नोटिफिकेशन में बोलूंगा, बहुत जरूरी पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके पास एक्शन प्लान क्या है कि कंप्लायंस डेडलाइंस क्या है। तो आपके पास देखिए कि मेंटेनेंस ऑफ टेलीफोन रिकॉर्ड्स सितंबर 30 2024 तक आपके पास होने चाहिए थे। अक्टूबर 1 2024 में ऑप्शनल सेंट्रलाइज्ड फी कलेक्शन मैकेनिज्म है वो आप ऑप्शनल है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। जून 30 2025 तक क्या क्या कंप्लायंस आपके पास होने चाहिए। न्यू फी स्ट्रक्चर फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, जो मॉडल पोर्टफोलियो के जो गाइडलाइंस है मॉडल पोर्टफोलियो के वो आपके पास होने चाहिए। और कंफर्म मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनल वेबसाइट विद रिक्वायर्ड डिटेल्स टू RASB। तो एक फंक्शनल वेबसाइट चाहिए और जो भी डिस्क्लोजर वेबसाइट पे करने हैं वो RASB को सितंबर 30 2025 तक को, सॉरी जून 30 2025 तक करना पड़ेगा। सितंबर 30 यानी मतलब सबसे लेटेस्ट जो आपको डेडलाइन था वो है कि क्लाइंट बेस्ड डिपॉजिट रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, जो आपने पिछले स्लाइड्स में देखा। पार्टनरशिप्स मस्ट अप्लाई फॉर कन्वर्जन टू LLP और बॉडी कॉर्पोरेट। जहां पर कोई पार्टनर अगर क्वालिफाइड नहीं है तो आपको आप ऑप्शन नहीं है, LLP या बॉडी कॉर्पोरेट कन्वर्ट करना पड़ेगा। फुल कंप्लायंस विथ क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन ऑफ रिसर्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। अब आपको पता है कि आपको अलाउड नहीं है इधर रिसर्च और IA एडवाइजरी आप दे सकते हैं, दोनों नहीं दे सकते। ऑनगोइंग एंड पीरियडिक क्या है, कंप्लीट जो है ऑडिट आपको करना पड़ेगा FY खत्म होने के 6 मंथ्स के विद इन। सबमिट एडवाइजरी फाइंडिंग बाय October 31st, ये आपको करना पड़ेगा। मंथली कंप्लायंस डेटा सो अपडेट ऑन द वेबसाइट बाय द 7th ऑफ ईच मंथ। तो आपको 7th तक आपको कंप्लायंस का डेटा जो है, जो भी कंप्लायंट डेटा है या जो भी कंप्लायंसेस है पूरे करने पड़ेंगे। जो आपने देखा हाफ ईयरली SaaS एंड रेकिंग्स आपको सेबी को हर 6 महीने पे सबमिट करनी, ठीक है। तो ये कंप्लायंस का हो गया, है ना। तो बहुत अच्छे से हमने देखा, अब आइए चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या है, ठीक है ना। तो आपने देख लिया अभी यस कंप्लायंस का। अब तो सेबी इज ट्राइंग टू बिल्ड अ रेजिलिएंट, ट्रस्टवर्दी एंड कंप्लायंट प्रैक्टिस। So the master circular provides the essential framework for the future of research analysis. It's a very essential framework, very nicely written. And by building your practice on these four pillars: foundational integrity, client centricity, operational excellence, and robust governance, you are not just ensuring compliance. You are not investing. You are not investing in long-term credibility, client trust, and sustainable success in the securities. अगर आप ये सब करते हैं तो यू आर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी, क्लाइंट ट्रस्ट, सस्टेनेबल सक्सेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो आज के लिए इतना। रिसर्च एनालिस्ट जो भी सीरीज 15 दे चुके हैं, देने वाले हैं, हायर करने, उनके लिए ये बहुत डेट है, इस पर ध्यान रखें और बने रहे। धन्यवाद।